चलने में महवे हैरत रहने के बाद शायद जॉन ने यही फैसला किया कि उसे इन मामलात में सर नहीं खपाना चाहिए। उसके इस फैसले का अंदाजा मुझे इस बात पर हुआ कि वो भी मेरे साथ नाचते बारिश शरीक हो गया था। 15 मिनट तक तबले में मुकम्मल खामोशी छाई रही। मैंने डट कर नाश्ता करने के बाद 2 प्यालियों में चाय भरी और उनमें से एक प्याली जोन्स की तरफ बढ़ा दी। जब 2 हरीफ जबरदस्त माँ होती हैं तो ये मुमकिन नहीं कि एक हरीफ मुस्तकिल तौर पर दूसरे पर हावी रहे। मैंने कहा ना ये लाजम है कि अगर एक हरीफ दूसरे पर वक्ती तौर पर हावी आ गया है तो उसे फातेह करार दे दिया जाए। जोन ने मेरी आंखों में देखते हुए सर को इस बाती जुम्बश थी। तुम्हारी शिकस्त सिर्फ इस वजह से वक्ती शिकस्त है कि हम दरगुदर से काम ले रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि मुझे ढील दे दी जाए और तैदीन को कैद कर लिया जाए। तैदीब मालकम महसूर फरीना को रिहा किया जा चुका है। जॉन ने कहा अब तक वो अपने ठिकाने पर पहुंच गई होगी, तो फिर इतना लंबा चक्कर फैलाने की क्या जरूरत थी। बहरे हैरान होकर खादर यही कुछ करना था तो फिर हमें गिरफ्तार ही क्यों किया गया। जॉर्ज की आंखों से शरीर झुंझलाहट तारी हुई थी। शायद ये चीज उसे भी बुरी लगी थी। ये हमारे मामलात हैं, उसने खुद को काबू में रखते हुए कहा, और हमारे मामला से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने अंदाजा कर लिया कि वो हाई कमान के फैसले के खिलाफ है, मगर उस पर अमल करने के लिए मजबूर है। अगर उसका बस चलता तो हमसे निजात हासिल कर चुका होता, पर सिर ली कमान नजर नहीं आ रहा। मैंने मौजू बदलते हुए कहा उससे मिलने को जी चाह रहा है। अब वो यहां नहीं है। जॉन ने खुश लहजे में जवाब दिया, यादा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। मैंने जॉन से ली कमान से मुतल्लक ये सवाल जानने के लिए किया था कि अब वो भी शीगोराय में मौजूद है या नहीं, और मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया था। अगर यही सवाल मैंने बराह रास्त किया होता तो शायद जॉन मुझे उसका जवाब भी ना देता। बहरहाल इसी उदेड़ बुन में था कि बोशियावड़ किस चक्कर में है। यह बात तो साफ जाहिर थी कि वो मुझे एहसास बेबसी में मुब्तला कर देने के चक्कर में है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार था कि जॉन ने हमारा शुरुआत किस तरह लगा लिया। तुम्हारी एक अमानत हमारे पास मौजूद है, सोच रहा हूं कि किसी वक्त वो अमानत तुम्हें लौटा दूं। मैंने कहा। जॉन ने इस्तेफामिया नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारा अंदाज कहीं माइक्रो फिल्मों की तरफ तो नहीं है? हाँ, मैंने कहा। अब जबकि तुम लोग हमें इतनी रियायत दे रहे हो तो हमें भी जवाब में जवाबदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जोन्स के ओंडों पर तमस्कराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने तंजिया लहजे में कहा। इस शिनायत की हमें जरूरत नहीं है। तुम बड़े शौक से वो फिल्में अपने पास रखो। जोन्स के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था वो इस बेनियादी का मुजाहरा करे था। जिस तरीके से वो फिल्में यहाँ लाई गई थी उससे तो यही जाहिर होता था कि वो फिल्में किसी खास अहमियत की हामिल है। बादाम कलारा ने तो उन फिल्मों की बारियाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और अब जॉन ने जो रवैया इख्तियार किया था वो कतई तौर पर नाकाबिले फहम था। तुम्हारी मर्जी, मैंने बेपरवाही से कहा। बद्र दिल्ली विल में हैरान था। बेपरवाही का इजहार भी जरूरी था। मालूम नहीं उसने इन फिल्मों की तरफ से बेलियाजी क्यों बढ़ती थी। जॉन बड़े गौर से मुझे देख रहा था। शायद मेरा रवैया तुम्हारे लिए हैरत का बायस है। वो ये खामोश देखकर उसने खुद ही कहा, वो तो साफ जाहिर है जिन फिल्मों की उसूल के लिए मादाम कलारा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था वो तुम्हें मिल रही हैं, और बगैर किसी जिद्दोजहद के मिल रही हैं, मगर तुम उस माले मुफ्त की कदर नहीं कर रहे। मादाम कलारा भी ठीक ही कर रही थी और मैं भी ठीक कर रहा हूँ। शायद अभी तक तुम्हें वो फिल्में देखने का मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल है मेरे आदमियों ने वो फिल्में देख ली होंगी, मगर मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल सकी। मैंने महसूस किया कि जॉन ने सुकून का सांस लिया है। इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ सका तो उसकी इस बात से इत्मीनान हुआ। रिपोर्ट वसूल होगी तो तुम्हें उतनी पता चल जाएगा कि मुझे और इन फिल्मों की बादियाबी से दिलचस्पी क्यों नहीं है। जॉन ने कहा। हो सकता है, मैंने बेपरवाही से जानने उचकाते हुए कहा, कि मैं उन फिल्मों से कुछ हासिल ना हो सके, मगर हमने एक उन फिल्मों पर ही तो तकिया नहीं कर रखा है। और भी बहुत से तरीके हैं। जॉन के लिए खुद पर काबू रखना दुश्वार हो गया। तुम बीक में मिली हुई जिंदगी के बल पर इतना आतर रहे हो। तुमसे तुम्हारी ये जिंदगी छीनी जा सकती है। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया डियर जोन्स। मैंने बड़े सुकून से कहा, पहले तुम मेरी जद पर आए थे, मैं भी उस वक्त तुम्हें दूसरी दुनिया की सैर करवा सकता था, मगर मैंने तुम्हें बख्श दिया। तुमने अपनी मतलब बरारी के लिए मुझे जिंदा छोड़ा था। जोन्स का चेहरा सुर्ख हो गया। इसके अलावा तुमने मुझे धोखे से घेर रखा था। अगर तुम्हारा मौकफ यही है तो मैं अपनी खिदमत दोबारा पेश कर सकता हूँ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, एक बार फिर कोशिश करके देख लो। मार्शल ली गवान की तरबियत ने तुम्हें इतना हौसला बख्शा है कि तुम इस कदर बेखौफी से बात कर रहे हो। हाँ, वरना इससे कबल तो मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ाया करता था। मेरे पैर में वो हाई कमान के अहकामात की बेड़ियां ना पड़ी होती तो मैं तुम्हें बतलाता। अपने और मेरे दरमियान यही फर्क देख लो, मैं किसी भी किस्म की बेड़ियां कबूल नहीं करता, और तुम मालूम नहीं किस किस के महकूम हो।
तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। जोन्स की आवाज शिद्दत गज़ब से कांपने लगी। कहीं ऐसा ना हो के ज़हने दो। मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। इस किस्म की धमकियां जनाना धमकियां कहलाती हैं। जोन्स की मुठियां बेंच गईं। ये बात याद रखना कि मैं सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर तुम्हें नुकसान ना पहुंचाने का पाबंद हूं। तुम इस इमारत से बाहर निकल जाओ तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे मंजूर है जोन्स, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मगर मुझे ये तो बता दो कि मेरी गाड़ी कहाँ है। गेट के बाहर मौजूद है, जोन ने जहरीले लहजे में जवाब दिया। मगर मुझे शुबा है कि तुम उस पर सवार हो सकोगे। ओके डियर, मैंने सोफे से उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, अगर रोक सको तो रोक लेना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अली यार खान किस कुव्वत का नाम है। मैं अपने जेहन में पूरा लाए अमल तरतीब दे चुका था। ये बात तो तय थी कि इमारत के अंदर मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और इमारत से बाहर मुझ पर हमला करने के लिए जोन्स को अहकामात जारी करने पड़ते। जोन्स के अहकामात जारी करने से पहले मुझे इस इमारत से निकल जाना था। ये रफ्तार का मामला था। मुझे यकीन था कि मैं जिस रफ्तार का मुजाहरा करने वाला हूँ वो जोन्स के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। मैं बड़े इत्मीनान से ख्वाबगाह के दरवाजे तक आया। जोन्स ख्वाबगाह के वस्त में अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ा मुझे घूर रहा था। उसका बस चलता तो मुझे कच्चा चबा जाता। मैंने मुस्कुरा कर उसे अलविदा कहा और आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही मैं एक तब्दील शुदा आदमी नजर आने लगा। मेरी रफ्तार में यक बयक बेपनाह तेजी पैदा हो गई थी। हस्बे मामूल इमारत की रायदारियां सुनसान पड़ी थी। मुझे मालूम था कि यहाँ तमाम तरीफाती निजाम खुफिया है। वक्त पड़ने पर चंद सेकंड के अंदर अंदर जायदारियां मुसल्लह मुआवजों से बढ़ सकती थी, मगर मेरे लिए वही चंद सेकंड बहुत थे। इन चंद सेकंडों के अंदर अंदर मैं इमारत के आते में था। इमारत के मरकजी कंट्रोल रूम में निगरानी करने वालों को कुछ नजर आया भी होगा तो महज एक साया ही होगा। अहाते में पहुंचने के बाद मेरी रफ्तार कदरे सुस्त हो गई, मगर मैं अब भी बहुत तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था। मैंने अहाते में मौजूद मौजों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं महसूस की। उनमें से चंद मुझे इस तरह गेट की तरफ जाते देखकर हैरान जरूर हुए, मगर किसी ने मुझसे कोई तारुज नहीं किया। गेट पर मुतय्यन मुहाफ़िज़ को मैंने दूरी से गेट खोले जाने का इशारा किया और उसने मुअद्दब अंदाज में रैली खिड़की खोल दी। उसे क्या मालूम था कि अब सूरत हाल कितनी तब्दील हो चुकी है। जैली खिड़की से बाहर निकलते वक्त मैंने देखा कि गेट से मुले कमरे में मौजूद इंचार्ज ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया है। यकीनन जॉन ने उसे मेरे बारे में हिदायत देने के लिए कॉल की होगी। जॉन के अंदाजे के मुताबिक इसे मुझे इमारत के अंदर ही होना चाहिए था। उसके वहमो गुमा में भी नहीं होगा कि मैं इस वक्त तक चार दीवारी से भी बाहर निकल चुका हूँ। गेट से बाहर आते ही बड़ी बर्क रफ्तारी एक बार फिर ऊद कर आई। मेरी कार सामने ही मौजूद थी। महज 3 सेकंड के अंदर अंदर मैं न सिर्फ कार में बैठ चुका था बल्कि मैंने कार स्टार्ट करके चला भी दी थी। करीब तरीन मोड़ भी एक फरलांग के फासले पर था। मैं तमनुमा आईने पर निगाहें जमाए कार की रफ्तार में तेजी से इजाफा कर रहा था। इस इलाके में ट्रैफिक ना होने के बराबर था, इसलिए मुझे तेज रफ्तार ड्राइविंग करने में दुश्वारी नहीं हो रही थी। मेरी कार अभी मोड़ से आधा फरलांग दूर ही थी कि मैंने उस मुआविज को बुखलाए हुए अंदाज में गेट से बाहर आते देखा, जिसने मेरे लिए फाटक की जेली खिड़की खोली थी। उसने बेताबाना अंदाज में मेरी कार की तरफ हाथ उठाए। ये उसकी बेबसी थी। उससे कहा गया होगा कि मुझे जाने ना दे, मगर मामला उसके हाथ से निकल चुका था। उसकी बेबसी देखकर मेरे होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट की एक लकीर सी बिखर गई। मैंने कार को बहुत तेज रफ्तारी से बोड़ा। इतनी तेज रफ्तारी से बोड़े जाने पर कार के पहियों ने जोरदार सदाए एहतजाज बुलंद की, मगर मेरे पास ही से एहतजाज खिल गए। कान धरने का वक्त नहीं था। मुझे तो जल्द अज जल्द यहाँ से दूर निकल जाना था। यह बहुत कड़ा वक्त था। जॉन को हुक्म मिला था कि मुझे नुकसान ना पहुंचने पाए, लेकिन मैंने अपनी बातों से उसे इस हद तक मुश्तइल कर दिया था कि वो सोचने समझने की सलाहियत तकरीबन खो बैठा था। और कुछ हजम नहीं था कि उसने अपने आदमियों को मुझे कत्ल कर डालने का हुक्म भी सादर कर दिया हो। उसकी नजर में यह ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, और ये हकीकत भी थी कि ईगल के अक्सर अरकान मुझे देख चुके थे और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि मुझ पर बेखबरी के आलम में गोरियों की बालिश करके मुझे ठिकाने लगा दे। मैंने जानबूझकर ये हरकत की थी। खतरा से खेलने का लुत्फ ही कुछ और होता है। 10 मिनट तक तेज रफ्तार ड्राइविंग के बाद मैं कई मील दूर निकल आया था। उन लोगों को डाई देने के चक्कर में मैंने कोई वादे मंजर मकसूर मुतय्यन नहीं की थी। ये डार भी मेरे लिए मखदूश साबित हो सकती थी, इसलिए मैंने एक सड़क पर कार रोकी और उससे उतरकर फुटपाथ पर चलने वालों के हुजूम में शामिल हो गया। यह निस्बतन निचले दर्जे की आबादी वाला इलाका था। मैंने किसी खास दियत से इस इलाके के इंतखाब नहीं किया था।
बेमकसद ड्राइविंग मुझे यहाँ तक ले आई थी और चूंकि कार को ज्यादा देर तक जेरे इस्तेमाल रखना बखदूश था, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ अजब नहीं था कि उस वक्त ईगल के तमाम कारिंदे उस कार की तलाश में सरगर्दा घूम रहे हो और कार के दिखाई देते ही उस पर फायर खोल देने के लिए बेचैन हो। मुमकिन है जॉन ने उन्हें एडम डीवलो की हकीकत से भी बाखबर कर दिया हो। कार से उतरने के बाद मैंने बमुश्किल 50 गज का फासला तय किया होगा कि फिजा गोरियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। राहगीरों में भगदड़ बच गई और बड़ी पूरी स्ट्रीट देखते ही देखते सुनसान हो गई। फायरिंग एक कार से की गई थी जो मुखालिफ सिम से आई थी और हदफ बेरी कार थी। इसे छिलनी कर देने के बाद अब दूसरी कार से 2 अफराद उतरकर बेरी कार की तरफ बढ़ रहे थे। 2 अफराद अब भी कार में मौजूद थे और वो चारों इंतहाई चौकन्ना नजर आ रहे थे। कार को छिलनी करने के बावजूद वो यूं खौफजदा थे जैसे उन्हें जवाबी कार्रवाई का खतरा हो। उनकी तवज्जो किसी और तरफ थी ही नहीं। दमदन मैं चौंक पड़ा। फुटपाथ पर मेरे सिवा कोई और नहीं बचा था। जिधर जिसके सींग समाये थे भाग निकला था। दुकानदारों ने अपनी दुकानों की शटर गिरा दिए थे। घरों की खिड़कियां और दरवाजे सब बंद हो गए थे। असूली तौर पर मुझे वहां से फरार हो जाना चाहिए था, मगर जज्बे तजस्सुस हर चीज पर गालिब आ गया था। अब मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र लाहक हुई थी। मैंने हत्ता था वो चारों मुसल्लह थे। बुगलाए हुए ना होते तो मुझे कार में तलाश करने की बजाय इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते, लेकिन शायद उन्हें बता दिया गया था कि उनके मुकाबले पर कौन है, इसलिए वो कार को छिलनी कर देने के बाद भी इस कदर खौफज़दा थे कि कहीं मैं कार से निकल कर उन पर हमला ना कर बैठूं। छुपने और पनाह लेने के लिए मुझे कोई जगह दिखाई ना दी। अंदर कोई जगह थी तो वो गली थी जो मुझसे कोई 100 फीट के फासले पर थी। अभी तक उन लोगों की तवज्जो मेरी तरफ मबजूल नहीं हुई थी, इसलिए मेरे पास मौका था कि मैं उस गली तक पहुंचने की कोशिश करूं। मैंने सोचने समझने में वक्त ज़ाया करने की बजाय अमल करना ज्यादा मुनासिब समझा और बड़ी तेजी से हरकत में आ गया। उसके साथ ही मैंने अतब से एक चिंगार सुनी, वो रहा, और उस चिंगार के साथ ही उन लोगों ने अपनी खुदकार गनों का रुख मेरी तरफ करके फायर खोल दिए। मैंने गोरियों से बचने के लिए तवील जस्ट लगाई। आधे से ज्यादा फासला मैं पहले ही तय कर चुका था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था कि मैं गोरियों की इस बारिश से शायद ही बच सकूं। जमीन पर गिरते ही मैंने तेजी से कई कलाबादियां खाई और उठकर दोबारा जस्ट लगाई। दोबारा मैं गली के बहुत करीब गिरा। अब की बार बैरे उठने का खतरा मोल लेने की बजाय लुढ़कते हुए गली में दाखिल होने को ज्यादा तरजीह दी। अचानक गोरियों ने मेरे पैरों के करीब जमीन से धूल उड़ाई और मैं उनकी जद में आने से बाल बाल बचा। वो लोग पागलों की तरह फायर कर रहे थे, हालांकि मैं अब उन्हें नजर भी नहीं आ रहा था। बुतवातर चलने वाली गोरियों की धमाकों ने फिजा में शदीद इर्तियाश पैदा कर दिया था। आड़ में असर आते ही मैं एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब मैं कम बद कम उनकी गोरियों की जद से दूर था और आधा आधा दौड़ सकता था। मुझे ये भी यकीन था कि अब वो लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए तो उस इलाके में पीच दर पीच गलियों का जाल बिछा हुआ था। रफ्तार में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे और इन तंग गलियों में किसी गाड़ी के दखल होने का तस्वुर भी महाल था। मैं अंधाधुंध दौड़ रहा था, ऊंची नीची नामवार जमीन को रोनने और दाएं बाएं मुड़ने में जरा सी भी हिचकिचाहट का मुजाहरा करता तो इसका नतीजा बहुत खराब भी हो सकता था। गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, कोई बच्चा तक नजर नहीं आ रहा था। शायद फायरिंग की आवाजें सुनकर माँ बाप ने अपने बच्चों को भी घरों के अंदर बंद कर लिया था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि कोई ना कोई गली मुझे किसी और सड़क पर जरूर पहुंचा देगी, और मैंने बस इतना ही ख्याल रखा था कि कहीं वापस उस सड़क पर ना जा निकलूं जहां से इन गलियों में दाखिल हुआ था। लेकिन इस वक्त मैं अजब मखमसे में फंस गया था। तब एक गली मुझे बिल्कुल ही बंद नजर आई। न आगे जाने का रास्ता था और न दाएं बाएं मुड़ने का। मुझे रुक जाना पड़ा। वापसी के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन नहीं, अब वो रास्ता भी नहीं बचा था। वापसी के रास्ते पर 2 मुसल्लह सियाफाम खड़े थे। उनके हाथों में मौजूद खुदगार गन्नों का रुख मेरी तरफ था। मैंने तवील सांस लेकर अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। आखिर मैं फंस गया। किस तरह फंसा ये समझना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उन दोनों की घूरती हुई नजरें मुझ पर जमी हुई थी। चंद लम्हों बाद उनमें से एक ने मुझे दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने का इशारा किया। मैंने खामोशी से उसके कहने पर अमल किया। वो मेरी तलाशी लेना चाहते थे। जाहिर है मेरे पास कुछ भी नहीं था। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरी तलाशी दी। मैं चाहता तो उससे उड़ा ही सकता था, मगर उनके तेवर देखकर लगता था कि वो मुझे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने मुनासिब वक्त का इंतजार करने का फैसला किया। मेरी जामा तलाशी लेने के बाद वो शख्स दोबारा वापिस अपनी जगह पर चला गया और दूसरे शख्स ने मुझसे मुड़ जाने को कहा। मैंने दोबारा उन दोनों की तरफ रुख किया। तुम कौन हो और इस इलाके में किस दियत से दाखिल हुए हो?
मैंने हैरत से देखा। मैं ये समझने से कासिर था कि उसने मुझे ये सवाल क्यों दिया है। क्या वो मुझे पहचानता नहीं था, या ये कि वो अपना इत्मीनान करना चाह रहा था। हम ज्यादा देर इंतजार करने के आदी नहीं हैं। उसने हुर्रा के कहा, या तो हमारी बात का जवाब दो वरना हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। मैंने खुद को अजीब किस्म की बेबसी में मुबतला महसूस किया। उनके तेवर तो ऐसे थे जैसे जरूरत पड़ने पर वो मुझे हलाक ही कर डाले। ये तो होता ही रहता है, मैंने बुलंद आवाज में कहा। मैं तुम्हारी जद में आ ही गया। तुम चाहो तो मुझे निशाना बना सकती हो, तुम्हारे पास वाज़ेह अहकामात भी मौजूद हैं। ओह, मालूम होता है तुम्हारा ताल्लुक उस गिरोह से है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। मैंने कहा, ये सागा का इलाका है और यहाँ उसी का हुक्म चलता है। तुम समझते हो कि यहाँ से बचकर निकल जाओगे, तो ये तुम्हारा फहम है। तुम लोग मुझे नहीं जानते। मैंने जल्दी से कहा, मेरा नाम एडम डी फ्लूक है। कुछ हुंडे मुझे हलाक करने के डर भी हो रहे थे। उनसे जान बचाने के लिए मैं गलियों में घुसा था, मगर यहाँ फंस कर रह गया। हमें मालूम है, उसने खुश्क लहजे में कहा। उसका दूसरा साथी बदस्तूर खामोश था। जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था, हमने उन्हें हलाक कर दिया है। ओह, मैंने खुशी जाहिर की। इसका मतलब ये कि मैं अब महफूज हूँ। इसका इन्हसार इस बात पर है कि तुम हमें मुतमईन करने में किस हद तक कामयाब होते हो। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोगों को मुतमईन करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने बेबसी जाहिर की। ऐसा करो कि इसे मुकद्दस साजा के पास ले चलते हैं। दूसरे शख्स ने पहली बार लबकुशाई की। वो खुद इसके बारे में फैसला करेगा। ठीक है, पहले ने मुत्तफिक होते हुए कहा और मुझे चलने का इशारा दिया। उन दोनों की मुय्यत में मैं चंद गलियों से गुजरकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां गली में चंद स्याह आदमी आ रहे थे। मैं समझ गया कि वो यहाँ पैरा दे रहे हैं। गली के इख्तिताम पर चौबी जीना दिखाई दिया जिसका किसी तरफ रेलिंग नहीं थी। चौबी जीने के नजदीक पहुंचकर मैं रुका। मुझे कब से टोका दिया गया, ऊपर चलो। उस शाहफाम ने कहा जो अब तक गुफ्तगू करता रहा था, और मैं जीने पर चढ़ने लगा। इस मुकाम पर जीने की मौजूदगी मेरे लिए हैरत की बात थी। अगर जीने थे तो ऊपर किसी किस्म की तामीरात भी होनी चाहिए थी, मगर वहाँ कुछ नहीं था। तो फिर वहाँ इन जीनों का मकसद क्या था? ऊपर पहुंचते ही मुझे अपने इस सवाल का जवाब मिल गया। जीनों की इख्तिताम पर एक मुख्तसर सा चौबी प्लेटफॉर्म था जिसके दूसरी तरफ वैसे ही जीने नजर आ रहे थे, और दूसरी तरफ का क्या पूछना, खासे वसी व हरीद हाथे में एक अलग दुनिया आबाद नजर आ रही थी। ये बात फौरन ही मेरी समझ में आ गई कि इस जगह सागा नामी शख्स का गढ़ है। दूर दूर तक चारों तरफ दीवार से घिरे हुए इस इलाके पर इसकी हुक्मरानी होगी। ये इलाका पूरी तरह से आबाद था और अपनी नोयत के एतबार से इस कदर महफूज था कि किसी फौजी बटालियन के लिए भी इसे फतेह करना आसान नहीं था। यहाँ खड़े होकर क्या सोचने लगे, अकब से फिर मुझसे कहा गया नीचे उतरो। दूसरी तरफ से भी चंद ऐसे लोग दिखाई दिए जो अपने अंदाज से निगरान या मुहाफिज मालूम हो रहे थे। वो मुझे यूं घूर रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। अगर मेरे साथ वो दोनों स्याहफाम ना होते तो शायद वो लोग मुझे सिर्फ कूदते रहने पर इक्तफा ना करते, अब तक मेरी टिक्का बोटी भी कर चुके होते। ये तुम लोग सुबह सुबह शिकार कहाँ से घेर लाए? एक शख्स ने मेरे साथ चलने वाले स्याहफामों से कहा। बकवास मत करो, ये शिकार नहीं, शिकार खेलने आया था और फंस गया। अब मुकद्दस सागा इसकी किस्मत का फैसला करेगा। कुछ दूर चलने के बाद हम एक चौबी फाटक के सामने रुके। मुझे यहाँ लाने वालों में से एक ने कुछ नामानूस अल्फाज अदा किए, जिसके जवाब में फाटक खोल दिया गया। अंदर हर तरफ तारीकी फैली हुई थी। बाहर की तेज रोशनी से यहाँ आने के बाद फौरी तौर पर कुछ देखना मुमकिन नहीं हो रहा था। माहौल कुछ असेब ज़दा सा था। क्या बात है ओरेगा? अंदर दाखिल होने के बाद मैंने एक मुनहनी सी आवाज सुनी जो एक नीम तारीकी में से किसी मुकाम से उभरी थी। परीका उस स्याहफाम का नाम मालूम होता था जो मुझसे बातें कर रहा था, इसलिए कि सवाल के जवाब में उसने सारी राम कहानी सुनाई थी। ये राम कहानी नायत मुख्तसर और होश उड़ा देने वाली थी। इस परिगल के आदमियों ने हमला किया था। ओरेगा के पहले ही जुमले ने मेरे होश उड़ा दिए थे। उन्हें तो हलाक कर दिया गया, लेकिन ये यहाँ गलियों के चक्कर लगा रहा था। मुझे शुबा है कि ये कहीं कोई और ड्रामा ना हो। तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? मुकद्दस सागा ने मुझसे पूछा। इतनी देर में मेरी आंखें अंधेरे की आदि हो गई थी और अब वो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो एक पिस्ता कामत मगर सेहतमंद शख्स था। चेहरा लमूतरा, आगे अंदर की सिम दंसी हुई और चेहरे पर चुगी दाढ़ी थी। उसने जींद की पतलून और जैकेट पहन रखी थी। वो दोनों हाथ जैकेट की जेबों में डाले मुझे घूर रहा था। मुझे बताया गया कि अगर मैंने तुम लोगों को मुतमईन ना किया तो मुझे हलाक कर दिया जाएगा। मैंने नपैतुल लहजे में कहा, बिल्कुल दुरुस्त बताया गया है। सागा ने अपनी मुनहनी आवाज में कहा, और तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि सब कुछ सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है।
मैं यहाँ पर आके नबी हूँ मुकद्दस सागा। बैरी समय में नहीं आता कि मैं तुम लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकूंगा। मैंने कहा, ताम मैंने अंदाजा लगाया है कि ईगल वालों से तुम लोगों की दुश्मनी है। क्या तुम्हारी इत्मीनान के लिए इतना काफी नहीं है कि मैं भी उन लोगों का दुश्मन हूँ?